Hello everyone, welcome to Code 45 Nexus. I'm Kunal and I welcome you to our first video in the series 10 का दम। 10 का दम एक शो हुआ करता था जिसमें 10 सवाल पूछे जाते थे। सलमान भाई पूछते थे कुछ इस तरीके से कि कितने प्रतिशत भारतीय यह मानते हैं, इस तरीके से। खैर 10 सवाल पूछते थे, 10 करोड़ देते थे। मेरे पास आपको देने के लिए 10 करोड़ तो नहीं है, पर जानकारी ऐसी है जिसका आप इस्तेमाल करके नौकरी पा सकते हो और अपनी जनरल नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो, क्योंकि जो ट्रेंडिंग जी के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में, बेस्ट ट्रिक्स के साथ। एंड ब्रेस योर सेल्फ एंड एन्जॉय। फर्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन फॉर द नेशनल कमीशन फॉर विमेन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? यस, ऑप्शंस देखते हैं। ए हंसराज गंगाराम अहीर, बी विजया राहतकार, सी किशोर मकवाना, डी इकबाल सिंह लालपुरा। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन, इसके नेशनल कमीशन का अगर सवाल बनता है, विमेन वी से विमेन, वैसे तो यहाँ डब्ल्यू लिखा है और वी से ही आप विजया राहतकार लगाओ, इसका आपका आंसर हो जाता है बी। यहाँ हम देख सकते हैं नेशनल कमीशन एंड देयर चेयरमैन। जितने भी नेशनल कमीशंस हैं उनका हेडक्वार्टर आता है दिल्ली में, न्यू दिल्ली। फर्स्ट ऑप्शन हंसराज गंगाराम अहीर। एच आपका क्या होता है? एच आपका होता है 8। हंसराज रीजनिंग में 8 होता है ना, यस। एंड बिल्कुल उसी तरीके से आपका बैकवर्ड, क्योंकि एच आपका 8 होता है और 8 जैसा दिखने में थोड़ा सा बी होता है, ऐसे समझ सकते हैं। विजय राहतकार तो हमने देख लिया, वी से विमेन और वी से आपका विजय राहतकार हो जाते हैं। इस ऑप्शन को हम ड्रॉप आउट करते हैं। आगे देखते हैं किशोर मकवाना। एक शब्द है स्केड्यूल्ड कास्ट, है ना, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। कार इसके मतलब बोलने पे ध्यान दो, उसकी स्पेलिंग पे नहीं। स्केड्यूल का, तो का किशोर मकवाना। नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट इज, इसके चेयरमैन हो जाते हैं किशोर मकवाना। इकबाल सिंह लालपुरा। इकबाल एक मूवी भी आया करती थी जिसमें क्रिकेटर हुआ करता था, मतलब आया क्या करती थी, हाँ टीवी पे आती थी, बाकी आई भी थी पहले। एंड आई आपका रीजनिंग में 9 होता है, इसका आप रूट करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 तो आपका सी होता है, इसमें आप +10 करना, 13 बनेगा। 13 से ये माइनॉरिटीज़ के हो जाएंगे। इकबाल सिंह लालपुरा। कैसी लगी ये ट्रिक मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काजीरंगा नेशनल पार्क फ्रॉम असम, ठीक है, बिल्कुल असम में है ये, हैज़ इंडियाज़ सेकेंड बटरफ्लाई बायोडाइवर्सिटी सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर? ओके, तो यहाँ पर आपकी डाइवर्सिटी सेंटर है, इनमें से किस में से? फर्स्ट ऑप्शन नमेरी नेशनल पार्क, सेकंड मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क एंड नामदफा नेशनल पार्क। ओके, नमेरी, मनस एंड डिब्रू साइखोवा, ये तीनों के तीनों आपके असम के ही हैं। और जो आपका सबसे पहला बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर था वो बनाया गया था आपका नामदफा नेशनल पार्क में। नामदफा नेशनल पार्क यानी कि कुल मिला के आपका हो जाता है, ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ओके, ये आप ध्यान रख सकते हो। एंड समझते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ पे सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर जो आपका बना है, 446 बटरफ्लाई स्पीशीज़ डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर मॉनसून ज्योति गोगोई। ओके, तो ये मॉनसून की ज्योति यहाँ पर गोगोई, 446 बटरफ्लाई स्पीशीज़ मिली। इन पे सवाल बन सकता है आपका करंट अफेयर का, और काफ़ी हद तक ये अब आपका हो चुका है एक स्टैटिक क्वेश्चन। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब आफ्टर नामदफा नेशनल पार्क इन अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल। स्प्रेड अक्रॉस गोलाघाट, सोनितपुर, बिस्वनाथ एंड नगौन डिस्ट्रिक्ट, तो इन सारी जगहों पर है। तो आपकी गोगोई जो है कहाँ पे गई? गोगोई गई गोलाघाट, यहाँ पर आप समझ सकते हो। तो इसको इस तरीके से अगर आप ये गगोई भी ध्यान रखो, बाकी तो डॉक्टर मॉनसून ज्योति गगोई हो जाती हैं। सोनितपुर, बिस्वनाथ, नगौन डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हो थोड़ा सा। एंड इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि जाना किस चीज़ के लिए जाता है? ये जाना जाता है ऑब्वियसली राइनोसोर्स के लिए। होम टू 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स
इंडियन राइनोसोरस एंड इज़ कंसिडर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जैसे कि आप यहाँ टीवी पर भी देख सकते हो। एंड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा था जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो था 10 का दम प्लेलिस्ट का, तो उसमें इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करा था। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन इज़ दिल्ली, सेकंड चंडीगढ़, थर्ड लद्दाख एंड डी जम्मू एंड कश्मीर। सो ऑलरेडी मैंने बताया था खो खो वर्ल्ड कप आपका कहाँ पर हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, और इसके लिए मैंने बताया था कि खो खो के आप के और के पे फोकस कर सकते हो। अगर आप 1+1+1 कर लोगे और +1 एक और आ जाएगा, मतलब 11 है ना, डिजिट्स इनकी हमने जोड़ दी तो वो 4 बना और 4 आपका दिल्ली हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस आपके हो जाएंगे एलिमिनेट। एंड यहाँ हम देख सकते हैं ये छोटा सा एनिमेशन जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कहाँ पर हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं। And the first Kho-Kho World Cup will be held in New Delhi, India from January 13 to 19, 2025 at the Indira Gandhi International Stadium. So ये आपको समझना है। And the event will feature 16 men's and 16 women's team from 24 countries across 6 continents. Yes, बिल्कुल। And the Kho-Kho World फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI से एब्रीवेट करते हैं, एंड द इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन अनाउंस्ड दिस इवेंट। एंड द KKFIs विच स्टैंड्स फॉर खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनका गोल हो जाता है टू प्रमोट द स्पोर्ट्स ग्लोबली एंड टू वर्क टुवर्ड्स इट्स इंक्लूजन इन द 2032 ओलंपिक्स। और 2032 को देख के मैंने पिछली बार बताया था, आपको याद करना होगा कि 2 साल पहले क्या हुआ था। 2 साल पहले आपका ऑब्वियसली एक सेकंड परमानेंट एनोटेशन के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ। 2030 में आपको याद होगा कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो था हमारा, जिसमें हम एमिट करेंगे 0 कार्बन, ये हमारा गोल जो है इसको अचीव करने का हमारा टारगेट है, ये हम समझ सकते हैं। एंड हाँ यस ठीक है, ये आपका न्यू दिल्ली में हो रहा है ऑब्वियसली, यहाँ आप देख सकते हो। ये अच्छा लगा मुझे एनिमेशन, ये जिस तरीके से आपकी धरती यहाँ पर खो खो वर्ल्ड कप बन गई। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल इंडियन डांस फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज्ड। तो इंटरनेशनल इंडियन डांस फेस्टिवल, तो इंडियन डांस फेस्टिवल जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु एंड डी कोलकाता। तो इंटरनेशनल इंडियन डांस फेस्टिवल आपका कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर देखो इंटरनेशनल हो रहा है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है। और जब वो लोग आएंगे तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी आप भगत करनी पड़ेगी पूरे दिल से। तो अगेन आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली। जैसे कि आप अगेन यहाँ देख सकते हो, यही एनिमेशन आपका आ जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। एंड आप यहाँ पर देख सकते हो ये दिल्ली में इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑन इंडियन डांस हो रहा है, जिसमें आपके 14th वाइस प्रेसिडेंट, करंट वाइस प्रेसिडेंट हमारे श्री जगदीप धनखड़, ही इज़ आर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ऑब्वियसली जो आपके वाइस चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा के होते ही हैं। इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से उन्हें सम्मानित करा जा रहा है। एंड इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑन इंडियन डांस होस्टेड बाय, कौन करता है? संगीत नाटक अकेडमी एंड इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ICCR। ओके, नेक्स्ट हम समझ सकते हैं, दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स टुगेदर आर्टिस्ट, स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स टू celebrate and explore the diversity of Indian dance forms. And the 6-day festival was inaugurated on 22nd of October 2024 by Gajendra Singh Shekhawat, Minister of Culture and Tourism. We have next question. Union Education Minister Shri Dharmendra Pradhan announced 3 AI Centers of Excellence, AICOEs से एब्रीवेट करते हैं, aimed at advancing research and innovation in healthcare, agriculture and sustainable cities at, कहाँ पर कर रहे हैं? A न्यू दिल्ली, B हरियाणा, C मुंबई, D गांधीनगर। तो आपको समझना है, देखो गांधीनगर तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, वहीं पर ही है, मतलब कि गुजरात में ही है अगर आपका इंडिया है इधर, ठीक है। तो गांधीनगर आपका यहीं इधर ही कहीं होगा, हरियाणा इधर कहीं होगा, दिल्ली इधर, और मुंबई तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र के पास हो ही जाएगा। सो अगेन यहाँ आप देख सकते हो धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पर AI का कर रहे हैं, D से धर्मेंद्र प्रधान, D से दिल्ली, न्यू दिल्ली ही इसका आंसर हो जाएगा अगेन। तो कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली रखी हैं, जैसे कि ये दिल्ली का मैंने बताया, ये
ताकि आपको दिल्ली वाले जो फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं काफ़ी, आपको याद हो जाए। AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस bring together research, innovation and industry expertise to address challenges in a specific field. The government of India recently announced करती है the establishment of 3 AICOEs यानी कि Centers of Excellence in New Delhi to focus on healthcare, agriculture and sustainable cities। और ये अगले 3 साल के लिए इसका बजट भी डिसाइड कर लिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 800 करोड़ समथिंग है। मुझे एक बारी कमेंट करके बता देना प्लीज़, क्योंकि यहाँ इंक्लूड करना रह गया है। एंड अगेन ये आपका न्यू दिल्ली में ही हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हो श्री धर्मेंद्र प्रधान आपको दिख रहे हैं। AI सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का यहाँ पर जो भी अनाउंसमेंट वगैरह हुई है उन सारी चीज़ों को लेके यहाँ पर बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 16 to 19 October 2024 द इंडियन नेवी लार्जेस्ट सेलिंग रेगाटा द इंडियन नेवी सेलिंग चैम्पियनशिप INSC टुक प्लेस एट एजिमाला केरला who secured the first rank in INSC 2023 held at मुंबई। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 2024 में हुआ है, मतलब अभी हो चुका है ये इंडियन नेवी लार्जेस्ट सेलिंग रेगाटा, यानी कि वही रेस वगैरह जो होती है, इसमें इंडियन नेवी सेलिंग चैम्पियनशिप ने ये यहाँ पर हुई है एजिमाला केरला में। तो किसने फर्स्ट रैंक यहाँ पर सिक्योर करी? 2023 वाले में, जो कि हुआ था मुंबई में। ठीक है, 2023 वाला जो है हुआ था आपका मुंबई में, और ये वाला आपका हुआ है केरला में, जो अब 24 वाला है। और 24 वाले का मुझे डाटा मिला नहीं कि कौन जीता है, कौन रनर अप वगैरह है। तो जब आएगा, मतलब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ये डाटा अभी हमारे पास मौजूद नहीं है कहीं भी, सो वो क्वेश्चन नहीं बना पाया मैं। तो 2023 का ही बता दो। फर्स्ट A वेस्टर्न नेवल कमांड, B साउदर्न नेवल कमांड, C ईस्टर्न नेवल कमांड, D इंडियन कोस्टल गार्ड। तो इसका आंसर हो जाता है मुंबई में ना, मुंबई आपका वेस्ट में ही हो जाता है। 2023 वाला जो होता है फर्स्ट पे आपका वेस्टर्न नेवल कमांड ही आई थी, ये आप ध्यान रख सकते हो। और अभी वाला आपका केरला में हो रहा है इंडियन नेवी सेलिंग चैम्पियनशिप INSC। अवार्ड प्रेजेंटेड टू वेस्टर्न नेवल कमांड बाय वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह, फ्लैग ऑफिसर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के फ्लैग ऑफिसर आपके जसजीत सिंह हो जाते हैं। जसजीत सिंह जो गाते भी थे ना गज़ल वगैरह, ऐसे भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बाकी तो वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह हो जाता है। ही इज़ ऑल्सो द करंट फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। और ये कब इन्होंने प्रेजेंट करा था? 2023 में करा था। कहाँ करा था? मुंबई में करा था। अभी वाला कहाँ होगा? एजिमाला केरला में। हाँ, यहाँ आप देख सकते हो ये फ़ोटो इस तरीके से, मतलब ये रेगाटा वगैरह जो भी होता है। वेस्टर्न नेवल कमांड की अगर बात करें, इट इज़ लोकेटेड इन मुंबई ऑन द अरेबियन सी। यस। ईस्टर्न नेवल कमांड लोकेटेड इन विशाखापट्टनम ऑन द बे ऑफ बंगाल। विशाखापट्टनम आपका कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, चलो एक सवाल है आपके लिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना किस साल में आपस में से सेपरेट हुए थे? ठीक है, अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे साउदर्न नेवल कमांड लोकेटेड इन कोची ऑन द अरेबियन सी, बिल्कुल कोची केरला। एंड डायरेक्टर जनरल परमेश शिवामणि, ये हमारे बन जाते हैं क्या? प्रेसिडेंट तटरक्षक कुछ मोर्चा क्या बोलते हैं इसको, मेडल, तटरक्षक मेडल और तटरक्षक मेडल मिला है इन्हें 2000, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 2014 का मिला था इनको। एंड PTM वाला जो है ये 2019 का मिला था। ठीक है, ये 2014 का है। इज़ दी 26th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्टल गार्ड ICG। तो ये 26th हो जाते हैं आपके प्रमेश शिवामणि। ये इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, डायरेक्टर जनरल ICG के। कैसे? ये मतलब एक तरीके से 26th है। ओके, और प्रमेश P आपका क्या होता है? रीजनिंग में 16 होता है, इसमें आप +10 करके थोड़ा समझ सकते हो इसको इस तरीके से, इनका नाम आपको याद हो जाएगा। एंड अच्छा, ये मैंने यहाँ पे भी डाल दिया था, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, रिसेंटली द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 वॉज इनोग्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टेलीकम्युनिकेशन को, उसको स्टैंडर्डाइजेशन जो कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली इसकी होती है। A नरेंद्र मोदी ने करा था क्या इनोग्रेशन? B ओम बिरला, C अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हो जाते हैं, D राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हो जाते हैं। इनोग्रेशन वगैरह ज़्यादातर आप अपने PM से ही करवाओ, क्योंकि वही करते हैं ज़्यादातर। A इज़ योर आंसर, नरेंद्र मोदी। आप यहाँ पर देख सकते हो। रिसेंटली द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 was inaugurated by Shri Narendra Modi, Honorable PM of India.
WTSA यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 इज़ हेल्ड हर 4 साल में होती है। द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूनाइटेड नेशंस। हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ पर हो जाते हैं? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। एंड WTSA 20 हुआ था आपका 1 से 9 मार्च 2022 के बीच में। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोविड आ गया था ना यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, कोविड आ गया था भाई, तो इसलिए ये आपका 20 वाला जो है मार्च 2022 में हुआ था, ये आप ध्यान रख सकते हो, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एंड ये रहे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, जो कि यहाँ पर इन्होंने इनॉग्रेशन करी। एंड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन द ईयर 2025? तो 2025 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? द फर्स्ट ऑप्शन चाइना, बी इंडिया, सी जापान, डी श्रीलंका। श्रीलंका, सिलोन याद ही होगा आपको किस तरीके से एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था क्या? उसका नाम था, एक सेकेंड, परमानेंट एनोटेशंस पे लिखते हैं, श्रीलंका ना। ये आपका इंडिया है, ये आपका श्रीलंका है। श्रीलंका को हम बोलते थे सिलोन, आपको पता ही होगा। यहाँ पर आपका एक व्यक्ति हुआ करता था अशोका, ठीक है, अशोक मौर्य, आपने सुना ही होगा, मौर्य डायनेस्टी के अशोक, जिन्होंने इन द ईयर 250 BC में क्या करा था? 250 BC में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी। और अगर बात करें जो इनकी बैटल ऑफ कलिंगा थी वो 261 BC में हुई थी, ठीक है, ये आप समझ सकते हो। हाँ, तो इन्होंने फिर एम्ब्रेस कर लिया था बुद्धिज़्म, और अपनी बेटी, एक का नाम था संघामित्रा और बेटे का नाम था महेंद्र वर्मन, इन दोनों को भेज दिया था सिलोन, जाओ जाके प्रचार करो हीनयान जो हो जाता आपका हीनयान बुद्धिज़्म का। सो यहाँ पर आपका आंसर श्रीलंका नहीं है ऑफ कोर्स। इसका ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन द ईयर 2025 में कौन करेगा? इंडिया करेगा। और अगर मैं अभी की बात करूँ ना, जो आपका ISSF वर्ल्ड कप हुआ है वो भी इंडिया में ही हुआ है, तो इसका आंसर हो जाता है बी इंडिया। ओके, ये आप समझ सकते हो, यहाँ मैं लगा देता हूँ इसको। और द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 इज़ बीइंग हेल्ड इन इंडिया टू होस्ट इट 2025 में। और ये ओबियसली आपका शूटिंग का होता है, जैसे कि मैं पढ़ चुका हूँ। इंडिया के विवान कपूर वन अ सिल्वर मेडल इन मेंस स्कीट वाइल अनंतजीत सिंह नरूका बैग्ड अ ब्रोंज, ठीक है, वो उसी कलर से मैंने वहाँ पे लिख रखा है। इन द ट्रैप इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2024 विच कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली ऑन थर्सडे। तो ये जस्ट अभी थर्सडे को ही हुआ था, पिछले थर्सडे को। बाकी आप मेरे को एग्जैक्ट डेट इसकी बताना, ठीक है, अभी पास का ही है ये बिल्कुल, और बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर मेडल मिला है आपके, विवान कपूर वन अ सिल्वर मेडल। ओ हाँ, तो और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको विवेन डिसेना दिख रहे हैं, जो कि आपके बिग बॉस में भी अभी गए हुए हैं। थोड़ा मैंने इसलिए लगा दिया ताकि ये ध्यान हो जाए कि भाई सिल्वर मेडल मिला इन्हें शूटिंग वगैरह में, समझ सकते हैं। एंड वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना हैज़ रिसेंटली बिकम द थर्ड स्टेट टू कंक्लूड कास्ट बेस्ड सेंसस, हु बिकेम द सेकेंड। फर्स्ट की बात करें तो वो तो आपका था बिहार, ओके, ये हम समझ सकते हैं। एंड ऑप्शंस देखते हैं, ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, एंड डी बिहार। हाँ, तो ये हो जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने पता नहीं कमेंट करा नहीं करा अभी तक, कर दो। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब हुआ था सेपरेट? ये इससे सेपरेट हुआ था 2014 में, ये हम समझ सकते हैं। एंड यस, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 का डाटा आप यहाँ देख सकते हो। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो ओबियसली आपकी बिहार है। स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो हो जाती है आपकी कौन? अरुणाचल प्रदेश, जो कि इधर कहीं आपकी पड़ जाएगी। यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन इज़ लक्षद्वीप, बिल्कुल। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज़ आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगी, इधर कहीं पड़ जाएगी। स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन इज़ सिक्किम, ये रही आपकी सिक्किम। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज़ केरला, तो केरला में आपका हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, यानी कि वहाँ पे फीमेल्स पर 1000 मेल ज़्यादा हैं। स्टेट विद लोएस्ट सेक्स रेशियो आपका हो जाता है हरियाणा, इधर कहीं हो जाएगा वो।
और स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इज़ अगेन केरला, स्टेट विद द लोएस्ट लिटरेसी रेट वो आपका अगेन बिहार हो जाता है। इसी वजह से तो वहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, और जहाँ पर हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वहाँ पे भ्रूण हत्या कम होगी, इसलिए हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। और बाकी तो हरियाणा में आपके लोएस्ट सेक्स रेशियो है, वो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे बिहार मत समझना। और लोएस्ट पॉपुलेशन सिक्किम छोटा सा ही है यार, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। यूटी विद लीस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप ही होगा, जहाँ पे आपके पीएम मोदी भी गए थे, यानी कि हमारे पीएम मोदी, सिर्फ आपके नहीं। Yes, on October 13, to which country has the US announced to send advanced missile defense system and about 100 soldiers? तो यहाँ पर 100 soldiers भी जा रहे हैं। A. Israel, B. United Arab Emirates UAE, C. Azerbaijan, D. South Korea। ओके, तो ऑब्वियसली बात है, देखो लड़ाई वगैरह भी कहाँ हो रही है, इसराइल जो है वहाँ पे हमास वगैरह के साथ इनका संघर्ष चल रहा है, और फिर ईरान से भी अभी लड़ाई वगैरह चल रही है, तो इसका आंसर हो जाता है इसराइल। बाकी आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपका COP28 हुआ था, ध्यान रख सकते हैं। अरब के आप बी पे थोड़ा सा फोकस कर लो, 26 + 2 आपका 28 आ जाएगा, तो ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। COP28 आपका यहाँ हुआ। अज़रबैजान में एक जगह है बाकू करके, वहाँ पे आपका होगा COP29 आई मीन। एंड यस, ये आपका 4 साल थोड़ा एडवांस में चलता है, ये 2024 में हुआ है यूएई वाला, और 2029 वाला ओबियसली ये भी फिर अब आगे ही होगा। ये आपका 2000 कब हो जाएगा, COP28 उसमें हो रहा है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2025 में हो जाएगा, 2025 में अज़रबैजान में होगा। एंड यूएस भेज रही है एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अबाउट 100 सोल्जर्स टू इज़राइल। यहाँ आप देख सकते हो गाज़ा पट्टी आपको दिख रही है, और किस तरीके से यहाँ पर इज़राइल है, मिस्र है उसके पास ही, यहाँ थोड़ा साउथ में भूमध्य सागर आपको दिख रहा है। एंड यस, ये आपकी गाज़ा पट्टी हो गई, इसमें सारी चीज़ें गाज़ा सिटी, नॉर्थ गाज़ा वगैरह वगैरह। इज़राइल के ही ऊपर आप यहाँ देख सकते हो, ये आपका फ़िलिस्तीन हो जाता है। एंड बाकी जॉर्डन यहाँ आपको दिख रहा है। इज़राइल टू रिसीव एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड अबाउट 100 सोल्जर्स फ्रॉम द यूएस एज इज़राइल इज़ कंसिडरिंग रिटेलिएटरी अटैक्स अगेंस्ट ईरान। एंड हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, लेकिन एक आपको यहाँ पर बोनस क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि एक बस मेरी मर्जी है, मैं दे रहा हूँ। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया? A 8, B 9 लैंग्वेजेस हैं क्या, C 10 एंड D 11। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 11, और आपके टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। अगर आप अक्टूबर से पहले की बात करते तब आप 8 बोलते, लेकिन अब आपके और आ गए हैं 3 आ गई हैं, तो इसका 11th जो क्वेश्चन है इसका आंसर 11 ही हो जाएगा, ये आप ध्यान रख सकते हो। एंड एज ऑफ October 3, 2024 इंडिया हैज़ 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस। यहाँ आप देख सकते हो हमारे टीवी पर भी, मराठी, पाली, प्राकृत अमंग 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस, एंड असमीज़ और बंगाली भी हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस, स्टेटस उन्हें भी मिला है। एंड तमिल रिकॉग्नाइज्ड इन 2024 समझ सकते हैं। इसको आप ऐसे थोड़ा सा ध्यान रख लो, तमिल जो था 1 2 3 4, ठीक है, एल को इग्नोर कर दो, 2004 की बात है। एंड सेकंड आपका संस्कृत अगले ही साल मिला था इन्हें, रिकॉग्नाइज्ड इन 2005। तेलुगु रिकॉग्नाइज्ड इन 2008, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। तेलुगु ना, तो तेलुगु के आप गु पे फोकस कर लो। जी क्या है, जी आपका हो जाता है 7, ये होता है 21 नहीं, इसका 1 ले लो, 7 + 1 आपका थोड़ा सा 2008 हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो, बाकी एसोसिएट करके आप थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो। तो देखो तेलुगु, तो ये तेल बहुत ज़्यादा खिला दिया, और फिर गु किसने करा, एक एच से हॉर्स ने करा, और हॉर्स को आपको पता ही है कि एच को हम रीजनिंग में 8 बोलते हैं कि नहीं बोलते, ये आपको पता ही होगा। कैसी लगी ये ट्रिक बताना मेरे को। नेक्स्ट कन्नड़ रिकॉग्नाइज्ड इन 2008, तो कन्नड़ जो हो जाता है आपका केरला का ही हो जाता है ना, केरला की लैंग्वेज है क्या कन्नड़, या मलयालम, कन्नड़ जो भी है, तो रिकॉग्नाइज्ड इन 2008। मलयालम फिर नेक्स्ट आ जाती है, यस। एम को तो आप रीजनिंग में बोलते ही 13 हो, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो इसको।
एंड कन्नड़ में तो ठीक है, यहाँ आपको डबल ए दिख रहे हैं या फिर डबल एन दिख रहे हैं, यहाँ भी आपको 8 में 2 डबल 0 दिख रहे हैं, ऐसे करके थोड़ा सा देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको नज़रिया बनाना पड़ेगा। ओडिया तो उड़ गई चिड़िया, तो उड़ गई चिड़िया तो ये रिकॉग्नाइज्ड इन 2014 में आपका उड़ गई थी चिड़िया किसकी, देखो एक चिड़िया इधर उड़ी, एक चिड़िया उधर उड़ी, यानी कि एक तो आपका आंध्र प्रदेश अलग है और एक आपका तेलंगाना अलग है। 2014 में ये अलग हुए थे ना। नेक्स्ट बाकी आपकी ये पाँच और आ गई हैं। हाँ, आई वॉज रॉन्ग, मैं कह रहा था कि 8 तो ऑलरेडी थी, 5 और लैंग्वेजेस आ गई हैं जिनमें आपकी पाली, प्राकृत और मराठी सबसे ऊपर, पाली के भी ऊपर लिखी है, असमीज़ है एंड बंगाली भी है। यस, तो कैबिनेट ने अप्रूव करा 5 न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस को। द यूनियन कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज टू मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज़ एंड बंगाली लैंग्वेज। ये आप ध्यान रख सकते हो। कैसे ध्यान रखोगे, तो मराठे ने खाया पराठा, तो पराठे से पी से आपके पराठे 2 खाए, पाली और प्राकृत आपको समझ आ जाएगा। अब 2 पराठे खा लिए तो क्या हुआ, तो उसे शर्म नहीं आई, वो मतलब उसका पेट ख़राब हो गया, तो वो गैस मार रहा था, ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। तो ये यहाँ पर वो गैस मार रहा था, गैस से मीस, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा देख सकते हैं। और बाकी बंगाली ए के बाद बी आता है, तो बस ठीक है, फिर अप्पा जप्पा डब्बा भी हो गया। तो द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ these languages is a recognition of their historical significance and role in preserving India's cultural and intellectual heritage. Of course, the criteria for declaring a language as a classical was revised in 2005 में करा था और 2024 में अभी करा है विद मराठी पराठा पराठे 2 खाए, पाली प्राकृत और फिर बाद में वही गैस से मीस और फिर आपका बंगले में खाए थे बंगाली। रिकमेंडेड फॉर द 2024 लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी, यहाँ पर इनको रिकमेंड कर दिया था लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी के लिए। और बाकी कमेटी के लिए नहीं, बाय होना चाहिए था, यहाँ पे 4 गलत लिख दिया, बाय द 2024 लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कमेटी। द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ taken steps to advance classical languages including the establishment of 3 central universities and the Central Institute of Classical Tamil। ओके, तो इस्टेब्लिश हो जाती हैं यहाँ पे 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। एडवांस करते हैं यहाँ पे क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे हैव टेकन स्टेप्स टू एडवांस क्लासिकल लैंग्वेजेस, उनके इस्टेब्लिशमेंट के लिए 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल भी। तमिल जो कि आपने समझा था कि कब आया, तमिल को कब करा था इन्होंने, तमिल टी से तमिल, हाँ 1 2 3 4 2004 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देखो चेक करें। यस, सबसे पहला ही था। तेलुगु तो आपका हॉर्स हो गया, तो हॉर्स यानी 2008 है ना, सब याद है। तो मलयालम 2013, कन्नड़ में हमने डबल एन देख के उसको 2008 बना लिया था, समझ सकते हैं। The Ministry of Education also introduced national and international awards to recognize and encourage achievements in the field of classical languages। बिल्कुल, और इंक्लूजन इन लैंग्वेजेस का क्या प्रभाव आएगा, सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एकेडमिक और रिसर्च सेक्टर्स में। देखो अगर क्लासिकल लैंग्वेजेस में आएंगी यहाँ पर एकेडमिक रिसर्च सेक्टर्स में इनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि कई बार होता है, जैसे अब आपका ई ऑफिस है, ई ऑफिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो है वहाँ पे ट्रांसलेशन वगैरह करना पड़ जाता है, सारी चीज़ें। हाँ, जैसे कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ दीज लैंग्वेजेस इनकरेज करते हैं स्कॉलरली रिसर्च और इनकी प्रिजर्वेशन भी, रिवाइटलाइजेशन ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट एंड नॉलेज सिस्टम्स। एंड द डिसीजन टू कन्फर क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट की कमिटमेंट टू प्रिजर्विंग एंड प्रमोटिंग इंडियाज़ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। एंड this brings us to the end of this video. Thank you for watching. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अगर आपको ये पसंद आया शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि शेयर करने से उनका फ़ायदा होगा, और आपका तो फ़ायदा हो ही रहा है, तो आप तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड वीकली वीडियो अपलोड्स आपको मिलेंगे इस सीरीज़ में 10 का दम, जिसका नाम हमने रखा है एवरी संडे सुबह 7 बजे मैं अपलोड कर दूँगा। आपको जब देखना आप तब देख सकते हो। एंड अपने शेयर कीजिए थॉट्स, जैसे कि मैंने कहा। एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम @code45 nexus, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वहाँ से, और पिंड कमेंट से आप
ज्वाइन कर सकते हो फॉर वीकली लाइव क्विज़ेज़। और अभी शाम में 7 बजे हम वीकली लाइव क्विज़ भी करेंगे और आपको मज़ा आएगा लगाने में, क्योंकि मैं उस तरीके के ही सवाल इंक्लूड करूँगा जो एक्चुअली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हम सब साथ हैं और आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड बी पॉजिटिव एंड स्टडी हार्ड। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।